वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने संडे को 29/9/24 को जो साइंस का पेपर कक्षा 10th विज्ञान का पेपर सॉल्व कराया, कराया था, लिया था वो टेस्ट। उसका सॉल्व आज होता है 24। तो देखिए 30 तारीख को इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि उसमें जो प्रश्न दिए थे उनके किस प्रकार से आंसर देने हैं। तो इसका आपको ये सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है नंबर 1 बहुविकल्पी यानी आवा सादा वाला प्रश्न है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये आपको ये होना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में 3 वो दे रखे हैं, एक तो श्वसन और एक प्राकृतिक गैस का दहन और साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो इसका आंसर हो गया स। तो 1 नंबर में स। और दूसरा पॉइंट है इसमें, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल या जिसको कहते हैं मेथिनोइक अम्ल। तो देखिए जो मेथिनोइक अम्ल इसमें दे रखा है या यहाँ फॉर्मिक अम्ल होता तो वो उसका सही है। तो इसमें मेथिनोइक अम्ल। तो 2 में हो गया मेथिनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, Fe को बढ़ते क्रम में Zn फिर Al एल्युमिनियम की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम पूछा है इसमें। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले आयरन फिर जिंक फिर एल्युमिनियम। तो इस प्रकार से इसमें बढ़ता हुआ क्रम ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको Al को यहाँ रख दिया है ZnAl। तो इसके बढ़ते हुए क्रम में देखो ये यहाँ पे ऐसे दिया है उसमें। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो Fe आयरन को इधर लेंगे, जिंक और एल्युमिनियम। तो ये बढ़ता हुआ क्रम इसका तो इसमें हो गया आंसर आ। अगला है एल्कीनों का सामान्य सूत्र। तो एल्किन एल्काइन इनका जो सामान्य सूत्र दिखाया था कि एल्किन का सामान्य सूत्र हमने बताया था CnH2n+2 और एल्किन का बताया था CnH2n और एल्काइन का बताया था CnH2n-2 CnH2n-2। तो इस प्रकार से इसमें पूछा है एल्किन का सामान्य सूत्र। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें स, इसमें क्या सही है, ये CnH2n यानी स। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पियों में आवा सादा वाले 4 प्रश्न दिए थे और चारों चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं उसमें से दिए थे। एक जो बोर्ड में आता है, एक पार्ट 2 है, 3 4, एक प्रश्न आता है आवा सादा का। तो इसलिए आपको ये 4 प्रश्न इस प्रकार से दिए थे। अब दूसरे टाइप के जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में ये 2 पॉइंट दिए हैं कि सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद खाली जगह की परत का निर्माण होता है। तो ये आपको बताया था कि भुजे हुए चूने का उपयोग है वो सफेदी करने का काम आता है। तो भुजे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सी परत का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसका आंसर हो गया CaCO3। दूसरा है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीकारक। तो ये रिक्त स्थान वाला जो आंसर हो गया इसका। तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको रिक्त स्थान के। तो ये आपके हो गए अतिलघुत्तरात्मक। तो पहला पॉइंट है, अयस्क किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक एवं कम लागत में प्राप्त की जा सकती है उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक एवं कम लागत में प्राप्त की जा सकती है तो उसे हम कहते हैं अयस्क। और दूसरा है, आयनिक यौगिक ठोस कठोर तथा भंगुर होते क्यों। क्योंकि धनायनों और ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता
होती है, इसलिए ये ठोस और कठोर होते हैं तथा थोड़ा सा दाब लगाने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसलिए ये भंगुर होते हैं। ये दूसरा। तीसरा है खनिज नमक किसे कहते हैं? तो जो खनिज नमक है उसके ये विश्व के कई भागों में ठोस लवणों का निक्षेप पाया जाता है, जिसमें बड़े आकार के क्रिस्टल होते हैं जो अशुद्धियों के कारण वो भूरे रंग में पाए जाते हैं, उसे हम खनिज नमक कहते हैं। अगला नंबर है 4 नंबर के शुद्ध जो एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, जो ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी प्रश्न है वो एक एक नंबर के है। तो आपके ये खंड आ है वो पूरा हो गया। अब आता है खंड बा में लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए आपको अभी अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न बताए थे, अब आते हैं लघुत्तरात्मक। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत भाषा में चेंजिंग होगा तो आपको भाषा भी अच्छी लगेगी जो हमने इसको दिया है। तो देखो ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर का प्रश्न है सार्वत्रिक सूचक क्या है? इसके बारे में बताएगा। सार्वत्रिक सूचक की परिभाषा देनी है, वो क्या होता है, और रक्त में और मिल्क और मैग्नीशिया में पीएच की मात्रा बतानी है। तो सार्वत्रिक सूचक है वो क्या होता है? यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक क्या है? ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, तो इसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। और रक्त में और मिल्क और मैग्नीशिया में पीएच का जो मान होता है, तो वो रक्त में तो पीएच का मान 7.4, इसलिए इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, इसका पीएच मान होता है, और मिल्क और मैग्नीशियम होता है पीएच मान 10 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर का। अगला है एनोड पंख किसे कहते हैं, और तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए एनोड पंख है तांबे का जो विद्युतीय अपघटन परिष्करण है, तो उसमें अशुद्धियाँ होती है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, उनको हम एनोड पंख कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है। धातुओं की विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि में विद्युत अपघटन के समय अविलेय अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और इसका जो नामांकित चित्र जो आपको इसी चैनल पर ये दिया जाएगा पूरा पेपर सॉल्व, तो उसमें आपको नामांकित चित्र बना हुआ मिलेगा। अगला है एस्ट्रीकरण अपक्रिया। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए और एस्टर निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए एस्ट्रीकरण अपक्रिया जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से कराई जाती है, तो उससे एस्टर प्राप्त होता है। इस क्रिया को एस्ट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। और जो एस्टर की गंध होती है वो मृदु होती है, और इसका उपयोग अचार के परीक्षक में एस्टर का जो उपयोग है वो इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। अब इसका पूछा रासायनिक समीकरण, तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करता है। CH3CH2OH = अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखिए ये यहाँ से इसमें से H इसमें से हटा देंगे इस H को और OH को यहाँ से, तो ये जल को इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसमें बचा CH3COO और इसमें बचा CH3CH2, या तो इसको लिख देंगे या C के कितने यहाँ पे 2 C2 और H के 3 और 2 5, तो ये इसका नाम होगा एथिल एसीटेट या एस्टर, एथिल एसीटेट, या इसको कहेंगे हम एस्टर। तो ये एस्टर का निर्माण होता है। तो ये होगी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। इसका नामांकित चित्र है, आपको अभी सॉल्व पेपर दिया जाएगा, उसी में आपको नामांकित चित्र मिलेगा। इसके बाद है निर्जलीकरण अभिक्रिया का समीकरण दीजिए और निर्जलीकरण कारक का नाम तथा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र और संरचना बनाइए। तो देखो निर्जलीकरण कारक का जो एथेनॉल है उसका हम निर्जलीकरण करते हैं, तो ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका ये समीकरण है निर्जलीकरण अभिक्रिया का।
तो देखिए एथेनॉल CH3CH2 CH3CH2OH, इसका ये है CH3CH2OH इक्वल टू सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, गर्म 443 केल्विन ताप पर, तो इसे बन जाता है CH211CH2 यानी एथीन बनती है, और प्लस इसके बाद में जल बनता है। तो ये एथेनॉल है और इससे प्राप्त हो जाता है एथीन। अब इसमें जो निर्जलीय कारक का नाम है, निर्जलीय कारक के रूप में जो निर्जलीय कारक होता है H2SO4, ये कार्य करता है H2SO4। तो ये निर्जलीय कारक है और इसका ये समीकरण हो गया। और इसके बाद में साइक्लोहेक्सेन का सूत्र, साइक्लोहेक्सेन, तो इसका जो सूत्र होता है C6H12। इसकी जो संरचना बनाते हैं तो C और इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु इसमें जोड़ देते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना हुई। तो ये आपका आंसर हो गया पूरा। तो आपको इस पूरा पेपर है वो इस चैनल के माध्यम से और दिया जाएगा। अभी इसको पूरा पेपर को, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो वो तो आपको सॉल्व करा दिए, लेकिन बड़े हैं इसलिए उनको